Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all the participants. आज हमारी ट्रेनिंग है, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग का स्टार्ट किया हुआ है एक सिलसिला। उस सिलसिले में हमारा आज 4th सेशन है। हमारे गेस्ट रिसोर्स जो हैं वो हैं हमजा नसीम इकबाल, और वो आज जिस टॉपिक के ऊपर आपको टॉक देंगे 45 to 50 मिनट्स की, वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज effective delegation. This is a managerial competence, this is a leadership competence, one of the leadership competences and one of the managerial competences. Very important to empower your people, to get things done, and if you want to execute your own responsibility as a leader, as a manager effectively, you should master the art of delegation. So जब हमजा मैं हम लोग इसका we were toying with the ideas कि किस टॉपिक के ऊपर किया जाए, तो इस टॉपिक पे हमने फाइनली आके हम रुक गए कि ये एक सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी होती है। इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। हमजा का इंट्रोडक्शन माशाल्लाह एक फ्लायर और ब्रोशर के थ्रू मैंने आप सबको भेज दिया है। आई ऑलरेडी शेयर्ड दैट विद यू, विद एवरी वन ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड रिक्वेस्ट हमजा कि आप सेशन को स्टार्ट करें। तो हमजा, फ्लो, this virtual floor is all yours now. Okay, perfect. Thank you, ji. Jazakallah, Ali bhai. Thank you for having me, ji. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ऐ अल्लाह मुझे शरह सदर अता फरमा, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरा काम आसान कर दें। एक मुख्तसर सी दुआ जो हम अपने इन पर्सन ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ जिससे करते हैं, जिनका ताल्लुक़ अपनी हमारी हर टास्क से है, तो इसीलिए मैंने आज वर्चुअल सेशन का भी आगाज़ इसी दुआ से किया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली भाई और मेरी जब डिस्कशन हुई तो मैंने अपनी तरफ से 2-3 टॉपिक्स जिनके साथ मैं कंफर्टेबल था मैंने उनको बता दिए कि इन 2-3 टॉपिक्स पे मैं सेशन करा देता हूँ। तो मेरा ख्याल था कि कुछ बने बनाए हैं सेशंस, तो उनको मैं थोड़ा सा अडेप्ट कर लूँगा और शेयर कर दूँगा। लेकिन अली भाई ने कहा जी नहीं, आपने डेलीगेशन पे एक सेशन कराना है, इट शुड बी ऑन द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट मुझे दे दिया, उन्होंने कहा कि जो आपने चीज़ें बताई हैं ये तो हम किसी ना किसी तरह कवर कर चुके हैं, तो अब हमें चाहिए आर्ट ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, वो आपने कराना है। तो अच्छा हुआ इस लिहाज से आई गॉट टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक। और फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट तरीके से हम अपनी जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह मैं भी एज ए ट्रेनर डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहा होता हूँ, उसको यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि कभी उसको थ्योरी के लिहाज से पुट करके नहीं देखा था। तो इस सेशन के बहाने ये भी मेरा भी फ़ायदा हो गया कुछ के उसकी कुछ थ्योरी जो है इन लाइट ऑफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के नतीजे में कुछ मैं भी सीख जाऊंगा। तो होपफुली दैट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। मैं मुख्तसर थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ। उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरी आवाज़ क्लियरली सबको आ रही है। प्लीज रेज अ थम्स अप अगर आवाज़ आ रही है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, बीच में अगर कहीं इंटरनेट स्लो होने की वजह से आवाज़ फंस जाती है, रुक जाती है, तो आप लोग थम्स डाउन कर दीजिएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कोई मसला हुआ है। और अगर किसी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसका चांस है, इंटरनेट फ्लक्चुएशन हमारे ऑफिस में भी हो रहा है, तो उस सूरत में फिर बैकअप ये है कि अली भाई और मैं फ़ोन पे कम्युनिकेट कर लेंगे और जल्द से जल्द उसको बैकअप पे वापस विल गेट बैक ऑन इन कनेक्शन। तो ये भी मुमकिन है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बेयर विद मी अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू आई जस्ट मूव ऑन विद द सेशन। सेशन का टाइटल है जी द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। आई जस्ट मेक श्योर के स्क्रीन यहाँ शेयर हो रही है। ओके, ये स्क्रीन अब आपके सामने आ गई होपफुली, राइट? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? ठीक है जी। मैं मुख्तसर सा अपना तारुफ बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ। 2013 से ट्रेनिंग और कंसल्टिंग असाइनमेंट्स कर रहा हूँ कंपनीज के साथ।
2017 से 2019 तक मैंने अपना मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया न्यूयॉर्क से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और अब मैं वापस आ गया हूँ और मेरा बेसिकली जो काम का फोकस है वो, पहले मैं ट्रेनिंग करवाता था और अब आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो अब मैं ट्रेनिंग को ज़्यादा कंटेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ विद इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ताकि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर ना रह जाए, एक मोटिवेशनल स्पीच ना रह जाए, बल्कि वो एक ऐसी एक्टिविटी हो जो ट्रेनिंग की जो HR डिपार्टमेंट्स हैं कंपनीज के, उनके साथ मिलके तो उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, उसके लोगों की डेवलपमेंट की एक जामे पिक्चर के अंदर वो फिट होती हो। तो इस तरह दैट्स हाउ आई प्लान टू टेक ट्रेनिंग फॉरवर्ड। मेरी जो प्रीवियस ट्रेनिंग असाइनमेंट्स है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज के ट्रेनिंग असाइनमेंट्स में काम किया हुआ है। HBL के लिए मैंने वर्कशॉप्स कराई हुई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पर्सनल एक्सेलेंस पे, टीम वर्क पे, एथिक्स पे। इसी तरह एक इंटरवेंशन मैंने की हुई है बुल्ले शाह पैकेजेस, जो एक पैकेजिंग कंपनी है हमारी, पैकेजेस की सिस्टर कंसर्न है, जिनके प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके सुपरवाइजरी स्टाफ के साथ प्लस उनके सीनियर मैनेजरियल स्टाफ के साथ उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह के कुछ की टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करता हूँ, जिनमें HBL है, टेलेनॉर है, हायर एजुकेशन कमीशन है, रेड क्रॉस है। इनमें से कुछ आपको यहाँ प्रोफाइल पर नजर आ रहे होंगे। तो बुनियादी काम बेसिकली मेरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो कोई बुनियादी स्किल्स हैं जिन पे एक इन पर्सन ट्रेनिंग फायदेमंद है, जो ऐसी इन पर्सन ट्रेनिंग है जो कि कोई ऑनलाइन कोर्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि एक ऑनलाइन कोर्स एक सेट कोर्स होता है जिस पे लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो एक इन पर्सन कोर्स होता है वो उन तमाम चैलेंजेस को, उन 20 से 25 पार्टिसिपेंट्स के पर्सनल चैलेंजेस, उनकी नीड्स को और ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल को समझते हुए एक इंतहाई इंटरैक्टिव सेशन हो, जिसका शायद एक मुख्तलिफ एक छोटा सा एक जो एक छोटी सी झलक है वो मैं में भी इस सेशन में हम देने की कोशिश करें। तो मेरे वालिद साहब नसीम जफर इकबाल वो पाकिस्तान की फॉरमोस्ट ट्रेनर्स में से हैं और वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथडोलॉजी के पायनियर हैं। तो ये बुनियादी काम उनका भी यही काम है और मैं भी उसी काम को आगे लेके चल रहा हूँ। तो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं जरा टाइमर लगा लूँ ताकि आई कैन कीप ट्रैक ऑफ कि हम कितना टाइम गुजार चुके हैं। ओके, तो ये बुनियादी क्विक सा ब्रेकडाउन है ऑफ टुडेज सेशन। कुछ क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। नंबर 1, व्हेन इज डेलीगेशन हेल्पफुल एंड हाउ? नंबर 2, डिसाइडिंग व्हेन डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट, डेलीगेशन कब अहम है, कब ज़रूरी है, वो डिसाइड करना। फिर प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेलीगेटिंग इफेक्टिवली, एक इफेक्टिवली टास्क को डेलीगेट करने के बुनियादी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या होते हैं, जिनके बगैर आप एक टास्क इफेक्टिवली डेलीगेट नहीं कर सकते या उनके बगैर नहीं करनी चाहिए। फिर ये जो डेलीगेशन का प्रोसेस है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद बीच में कहीं ना कहीं हम कुछ सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आप लोगों के पास जो टास्क जिनको आप डेलीगेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने टीम मेंबर्स को, उनमें क्या आप अपनी एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप एक अच्छे डेलीगेटर हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो किन चीज़ों पे काम किया जा सकता है, और अगर हैं तो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है। और उसके बाद कुछ थोड़ी सी मुख्तसर बात मैं अपने जाविया जो मेरा है उसको मैं आपके सामने रखूंगा कि इफेक्टिव डेलीगेशन किस तरह ज़रूरी है लोगों को, इंसानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ बिजनेस और एम्प्लॉयर रिलेशन से हट कर भी लोगों की बेहतरी, लोगों की खिदमत करने के लिए डेलीगेशन कैसे एक अच्छा टूल हो सकता है। तो ये आई होप कि इसमें थोड़ा सा मैं अपना जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो मैं एंड में पेश कर दूँ। जिसे कहते हैं ना अर्ज़ नाशिर, जो जो पब्लिशर होता है वो नीचे अपना नोट डाल देता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, एक तो क्विक सा डिस्क्लेमर ये भी है कि डेलीगेशन की जो एक होती है ना हमारी पुरानी मैनेजमेंट में कोर थ्योरी है, शायद उसके ऊपर यहाँ बहुत तफसील से कोई बात नहीं होगी, लेकिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेलीगेशन, सम की थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन डेलीगेशन, एंड ऑब्वियसली यू आर ऑल वेलकम टू शेयर इन योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एक जो
यहाँ से आगे चलते हुए इस सेशन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई एक ऐसी टास्क सोचें इस वक्त जो आपको दरपेश है, जिसको आप या डेलीगेट कर रहे हैं या करने के प्रोसेस में हैं या करना चाह रहे हैं, और उसको अपनी एक बुनियादी एग्जांपल बना लें एंड यूज दिस सेशन टू वर्क ऑन दैट task as a problem and apply those things that we covered today to think about that task and how you can effectively delegate. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 15 सेकेंड ले लें और वो एक टास्क सोच लें जो अभी आपके दिमाग में आ रही है, जो अभी आप जिसको सोच रहे हैं या जिसको डेलीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल में, वो अपने पास लिख लें और फिर हम उस टास्क को ही आपका बेसिक बनाएंगे जिस पे आप वर्किंग करें. So just take 15-20 seconds and note down a task. Just write it down wherever you can. अपने पास वो लिख लें जिसको आप आजकल में डेलीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं डेलीगेट करूं या कर चुके हैं. ओके, लिख लिया सब लोगों ने? चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, I will start with a very basic a basic model to answer this question कि delegation important क्यों है और यूजफुल कैसे होती है. तो इसके लिए, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सी मैं आपके सामने एक मॉडल या से एक सोचने का एक तरीका है. प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है और उस पर पढ़ा जा रहा है या नहीं. जस्ट गिव मी अ थम्स अप. नहीं नजर आ रहा. ओके. कैन यू सी द वर्ड नाउ? अभी भी नहीं आ रहा. okay. अब आपको ऊपर टॉप का वर्ड नजर आ रहा है? ओके ओके गुड. It might not be very clear, but we'll just work with that. फर्ज करें आपके पास एक टास्क है, let's call it task 0. ये एक काम है, प्रोजेक्ट है, एक सिंगल टास्क है या आपका एक पूरा एरिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं. Whatever it is, we'll call it a task. जो कुछ भी है वो हम उसको एक टास्क है. फर्ज करें इसकी जो टास्क की टोटल वैल्यू है, इसकी आउटपुट है, वो है $100. यानी इस टास्क को, इस प्रोजेक्ट को या इस पूरे एरिया को डिलीवर करने की जो पूरी बिजनेस आउटपुट या पेमेंट. अच्छा, अब फर्ज करें कि इसमें आपकी जो कॉस्ट है, और यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि कॉस्ट को आप रिसोर्स कॉस्ट में नहीं कहेंगे या फाइनेंशियल कॉस्ट में नहीं कहेंगे. कॉस्ट को आप एस्टिमेट करेंगे एज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड योर एफर्ट. यानी आपके टाइम और एफर्ट को अगर मैं कॉस्ट में लूं, तो फर्ज करें आपके टाइम और एफर्ट की कॉस्ट जो बनती है यहाँ, वो इस सारे में इस प्रोजेक्ट को करने की या इस टास्क को करने की वो है $70. So if I ask how much did you save out of this task, what will that be? Anyone can please unmute yourself and just give me the answer. और आपने उसमें अपनी एफर्ट $70 वर्थ ऑफ मालियत की लगाई है, तो आपने कितनी अपनी इसके अंदर बचत की है? It's $30, right? Right? सबको ये क्लियरली नजर आ रहा है? Just want to make sure कि नहीं नजर आ रहा. ओके, अब नजर आ रहा है आपको? हमजा, इज इट पॉसिबल कि हम वही व्यू लें जो पहले आ रहा था? आपने क्लोजर व्यू दिया था. अगर ये प्रेजेंटेशन को मतलब अभी फिलहाल के लिए रिमूव करके आपकी स्क्रीन, फुल स्क्रीन आपकी हो जाए, तो हमें पीछे से चार्ट पेपर नजर आएगा, एंड दैट्स गोना बी मच मोर इफेक्टिव.
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इस अभी वक्त वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन शेयरिंग इंप्रूव दिया। करके आप हाँ अपने हाँ, पीछे थैंक यू, लाएंगे तो हमें थैंक यू, ठीक है। ऑल्सो गिव मी जस्ट 1 second प्लीज, जस्ट टू पुट माय लैपटॉप ऑन। जी, we can see we ओके गुड, now it's better. ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अब नाउ यू कैन सी के टास्क की टोटल वैल्यू इज 100 एंड व्हाट जो आपकी कॉस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है ये दिस इज $70। तो यानी आपने बचत कितनी कर ली, $30। अब इसी को अगर मैं एक मुख्तलिफ जाविये से देखूं आपके साथ, और मैं ये कहूँ कि ये एक टास्क है, सेम टास्क, ओके, टास्क 0, आप इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू है $100, और अब मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने हिस्से का जो उसमें काम है उसको फर्ज करें आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि उसमें आप करते क्या है। तो फर्ज करें आपका उस टास्क का कुछ हिस्सा जो है वो थिंकिंग का है, ठीक हो गया। फिर कुछ हिस्सा आपका टास्क का उसमें जो आपकी एफर्ट लग रही है वो प्लानिंग का काम है, आप प्लानिंग कर रहे हैं उस टास्क की, यानी थिंकिंग, आप सोच रहे हैं कि जी उसका आइडिया क्या है, उसको करना कैसे है, ये प्लान क्या बनेगा, और फिर प्लानिंग में आप उसका एक प्लान बना रहे हैं, राइट। उसके बाद उसका कुछ हिस्सा आप कोऑर्डिनेशन में लगा रहे हैं उस टास्क का, अपनी एफर्ट का, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, फोन कॉलिंग करना, लोगों को बताना, बातचीत करना, अरेंज करना वगैरह। और फिर कुछ उसका हिस्सा जो है वो आप लगा रहे हैं एग्जीक्यूशन में, उस काम की एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन। और फिर कुछ हिस्सा उस काम का आप लगा रहे हैं सपोर्टिंग में, यानी सपोर्टिंग टास्क का मिसाल के तौर पे आपका कोई प्रोडक्ट है या ब्रांड है या कोई प्रोजेक्ट है, उसकी जो फर्ज करें अकाउंटिंग है, उसके अकाउंट्स हैं, उसकी रसीदें जमा करना, उसकी ऑडिट होना, उसकी टाइमली उसके अकाउंट्स क्लोज होना वगैरह वगैरह, उसकी रिपोर्ट बनना, ये सब ये सपोर्ट के काम है। तो फर्ज करें ये सारे काम जो है ना, ये सब के सब 20% हिस्सा है उस पूरे प्रोजेक्ट का, राइट। अब मैं आपको कहता हूं कि आप इसमें से वो 2 टास्क चुनते हैं, फर्ज करें जो सबसे ज्यादा आप जो सबसे अहम है, यानी जो सबसे हैवी टास्क है, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा काबिल हैं, आप कंसीडरिंग योर एक्सपर्टीज, आप वो 2 चीजें चुनते हैं। तो फर्स्ट करें आपने थिंकिंग और प्लानिंग किया कि ये आप खुद करेंगे, और इस थिंकिंग और प्लानिंग का काम जो आप खुद कर रहे हैं, इसकी जो आपकी टोटल कॉस्ट, आपकी टाइम और एफर्ट की जो टोटल कॉस्ट लग रही है वो है $40, $40। और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो बाकी 3 टास्क हैं जो रिलेटिवली लेस इंटेंसिव हैं, जो आपके अलावा भी कोई कर सकता है, उसके लिए आप एक बंदा रखें, और वो बंदा आपको पड़ रहा है और $10, वो $10 में आपको ये सारे टास्क कर देगा, राइट। So now what is your total cost of time and effort? $50. And what is your total budget? $50, right? यहाँ आपने कितने बचाए थे? $30 of time and effort. इसको आप इस तरह समझिए कि $30 की जो टाइम एंड एफर्ट है, ये $30 की टाइम और एफर्ट आप किसी और जगह लगा रहे होंगे जाके, राइट। कोई और टास्क होंगे, कोई प्रोजेक्ट होगा, मीटिंग्स हैं वगैरह वगैरह। यहाँ आपके पास जो चीजें जो बच रही है टाइम और एफर्ट, वो है $50 मान लीजिए। तो अब क्या $50 से आप एक और प्रोजेक्ट कर सकते हैं? यस और नो, राइट। तो आप एक और टास्क खड़ी कर लेते हैं जिसका नाम है टास्क 2, उसमें भी आप ये सारा प्रोसेस अप्लाई करते हैं और आप एंड में 50 बचाते हैं, या मे बी आप 60 बचा लेते हैं, और फिर आप खड़ी करते हैं टास्क 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके नतीजे में हुआ क्या? You were able to generate more value
total value and save more time and effort, और हर $10, $20 या $50 ऑफ टाइम और एफर्ट जो आपने बचाई वो आपने मजीद और कामों में लगाई जिनसे आप और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए और बिजनेस के लिए। इसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी थ्रू डेलीगेशन। यानी वो टास्क जो कि कम वैल्यू की हैं या जिनके अंदर कम टाइम और कम इंटेलेक्चुअल एनर्जी इन्वॉल्व है, उनको आप किसी और को डेलीगेट कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपकी जो काम है, टाइम है, वो उन अहम चीज़ों पे लगता है जिनसे ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस हो। तो उसके नतीजे में आप अपनी टास्क को ब्रेक करके तो डेलीगेट करना शुरू कर देते हैं। तो शॉर्ट लॉन्ग आंसर टू द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जब हम ये कहते हैं कि डेलीगेशन से किस तरह से हेल्प होती है या हाउ इज डेलीगेशन हेल्पफुल, तो बेसिकली डेलीगेशन इंक्रीजेस द ओवरऑल बिजनेस वैल्यू and increases the value of your work, because you can now delegate tasks that have lesser value to other people who are suited to that task. तो चूंकि आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, आपका तजुर्बा समझ ज्यादा है, बिजनेस सेंस ज्यादा है, तो आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए जो टास्क आपसे आउटसोर्स हो सकती है वो आपने उन लोगों को दे दी जो उस टास्क को खुद से कर सकते हैं। So in that sense, delegation is helpful in improving business productivity, and that is why it is a very critical and basic principle of management in organizations. So I just want to know how so far आपको समझ आई है, is it helpful, या ये was this concept clear? Just give a thumbs up or thumbs down. Okay, thumbs up एक आ गया. All right. Okay, great. यहाँ से आगे मैं अब डेलीगेशन नेसेसरी, ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि डेलीगेशन जरूरी क्यों है। यानी हम कैसे फैसला करते हैं कि इस काम के अंदर डेलीगेशन जरूरी है, क्योंकि जो दूसरी एक चीज तो ये है कि हम ये सोचें कि डेलीगेशन करनी है या नहीं करनी, और दूसरी इसकी साइड ये है कि हम ये सोचें कि क्या हर चीज में डेलीगेशन करनी है या नहीं। तो हम कैसे ये फैसला करें कि ये जो टास्क आपके सामने है और जो टास्क आप लोगों ने भी अपने पेपर में लिखी है, क्या ये टास्क डेलीगेशन इस टास्क में करनी जरूरी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आप में से किसी एक के साथ एक जो आपने टास्क लिखी है उसके ऊपर काम करना चाहूंगा यूजिंग दीज क्वेश्चंस। सो एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर फॉर दिस? अरफान साहब आपके साथ? परफेक्ट। अरफान साहब को अनम्यूट कर दीजिएगा अली भाई। अरफान जी कर दिया, अरफान को अनम्यूट। ओके, अच्छा अरफान साहब, आपने जो टास्क सोची है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपने बस लिखी थी, वो क्या है? आप म्यूटेड हैं अभी। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा साहब अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जो मैंने टास्क सोचा है दैट इज एमसीपी इम्प्लीमेंटेशन इन आवर सोइंग लाइंस। दैट इज एमसीपी इज द एब्रिविएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल प्लान। Nowadays this is my top most priority जिसको मैंने सेट किया हुआ है, और आई एम इम्प्लीमेंटिंग एट ऑल द सोइंग लाइंस। सो उसमें जो है दैट इज नो डाउट कस्टमर रेलेवेंट काइंड ऑफ थिंग, कि उसकी भी रिक्वायरमेंट है, और हम उसमें प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक प्लान बनाते हैं फ्रॉम जिसमें होता ही है कि हम अपना प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उस प्रोसेस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हम हर जो जहां से भी जो भी हमारा प्रोसेस होगा फ्रॉम रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट से लेके उसको कंटेनर ऑफलोड करने तक या उसको डिस्पैच करने तक, वो हमारे थ्रू सारे प्रोसेसेस में जहां जहां जिन एरिया से जो प्रोसेस होगा वहां पे कंट्रोल क्या कहते हैं उसको, जो क्वालिटी है, डिलीवरी है या कॉस्ट है, उस जो कस्टमर रेलेवेंट होती है उसको करने के लिए हम प्लान करते हैं। जी, अच्छा, इस काम का कौन सा हिस्सा है या कौन सी टास्क है जो आप डेलीगेट करने का सोच रहे हैं?
बिकॉज इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द थिंकिंग एंड द प्लानिंग एरिया ना, और जो मैं डेलीगेशन में ये है कि उसमें नो डाउट अगर मैं देखूं तो जो दैट इज अ मोर अबाउट कॉग्निटिव वर्क मोर, दैट इज थिंकिंग एंड प्लानिंग and coordination also, but execution I like to delegate among my people, among my peers. No doubt उसमें मैं एक selectively भी, चूंकि मैं multiple sites को कर रहा हूँगा तो मैं एक आदमी को coordination के लिए भी choose करूँगा. तो आप लेट्स से कि आप कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा जो है वो डेलीगेट करेंगे किसी और. अच्छा, अब हम पार्शली प्लानिंग का भी मैं करूँगा, यानी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. यस, ठीक है. अच्छा, मैं आपसे बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं उन्हीं को आप अपने काम पे भी इसी तरह अप्लाई कर लें जिस तरह मैं और अरफान साहब अब करने लगे. तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपने टास्क डेलीगेट करनी है, इज दिस टास्क रियली नेसेसरी टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, या क्या ये सिर्फ वक्त को पूरा करने के लिए यूज हो रही है? नहीं, उसमें जो प्लान, जो मैं कहूँगा उसमें जो हमारा एमसीपी की डेवलपमेंट है, दैट इज मोर टाइम टेकन टास्क ना, जो सबसे ज्यादा है. अगर मैं अकेला उसमें लगूंगा तो आई कांट डू दैट बिकॉज के ये नहीं, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टास्क इटसेल्फ इज इट नेसेसरी आपके लिए या किसी और के लिए नहीं, बिजनेस के लिए क्या जरूरी टास्क है ये जो आप डेलीगेट करने का सोच रहे हैं? ओके, गुड. सो इट्स नेसेसरी. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आप इस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं या इसके प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ये टास्क खुद ब खुद ऑटोमेट हो जाए? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने एक टास्क है रसीदों, बिल, ट्रैवल बिल्स को जमा करना और उनके IOUs बनाना और उनको सबमिट कराना. ओके, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास अभी मैं इसको खुद कर रहा हूं. अब मैं सोचता हूँ कि मैं इसको डेलीगेट करूँ, लेकिन डेलीगेट करने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ. तो हो सकता है मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए या ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिसमें बिल्स ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे अकाउंट से या मेरी ईमेल से खुद ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को चले जाएं और मेरे नाम के साथ वो ऐड हो जाए. डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी का क्या प्रोसेस है, हर कंपनी में ऑटोमेशन के लेवल्स होते हैं. तो फर्ज करें अगर मैं ये कहता हूँ कि या अगर ये ऐसे है तो फिर शायद मैं इसको डेलीगेट करूंगी. तो अच्छा, इसमें चूंकि जो डेवलपमेंट आ रही है, एक तो ये है कि जेनेरिक हमने एमसीपी बनाना है जो हमारा प्रोसेस फ्लो है उसके अकॉर्डिंग. एक है जो हमारे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल, और हम इसमें बड़े ही क्विक चेंज ओवर से गुजर रहे होते हैं. लाइक हमारी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे पेंथर है, हमारी क्रेसेंट साइट है जो फैशन आर्टिकल को डील करती है. तो मोर अबाउट एक दिन या अगले दिन में उनका स्टाइल चेंज हो रहा होता है. तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, चूंकि वो एक कस्टमाइजेशन बार बार हो रही होगी. तो लेकिन हम फॉर्मेट तो वही स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हम उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें वो खुद से उसको रीड आउट करके उसके अंदर डालना होगा. ओके, तो द आंसर इज के उसको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, व्हिच मींस के इट हैज टू बी डेलीगेटेड. तो बेसिकली ये जो एक क्वेश्चंस का प्रोसेस मैंने इसलिए इलस्ट्रेट किया है कि एक टास्क को आप एक थैंक यू इरफान साहब, मैं अब आपको वापस आप म्यूट कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर डूइंग दिस प्रोसेस विद मी. थैंक यू वेरी मच. जो इस प्रोसेस के नतीजे में इलस्ट्रेट ये किया कि आप जब किसी टास्क को डेलीगेट करने का सोचते हैं तो अननेसेसरी डेलीगेशन से बचने के लिए हम फनल्स और कुछ फिल्टर्स को यूज करते हैं. उन फिल्टर्स के जरिए हम ये मुख्तलिफ लेवल्स पे सोचते हैं कि क्या इस टास्क को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ. अगर ऑटोमेट कर सकता हूँ तो फिर मुझे ऑटोमेट करना चाहिए. अगर नहीं ऑटोमेट हो सकती तो फिर मुझे डेलीगेट सोचना चाहिए. अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस क्या ये टास्क है भी या नहीं? जरूरी होने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो इसको एक लतीफे के तौर पे सुनाया जा सकता है कि वो शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक दफा जंगल में जो है वो शेर, बंदर ने बड़ा जो एहतजाज किया और जानवरों ने एहतजाज किया कि जी शेर बड़े अरसे से बादशाह है तो अब किसी और को बादशाह होना चाहिए. तो शेर ने कहा ठीक है, फैसला कर लो किसको बनाना है. तो उन्होंने कहा जी सब लोगों ने इत्तेफाक राय से फैसला किया कि हम बंदर को बादशाह बनाएं. और उन्होंने कहा ठीक है, बंदर को बादशाह बना दिया. तो अब बंदर बादशाह बना हुआ था तो एक तरफ से लोमड़ी आई, उसने कहा कि बादशाह बादशाह मेरी तो बच्चे को जो है वो कोई भेड़िया उठा के ले गया. तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं. और थोड़ी देर बाद जो है वो कुछ परिंदे आए, उन्होंने कहा बादशाह बादशाह हमारे दरख्त के ऊपर, दरख्तों पे और घोंसलों में आग लग गई है.
उसने कहा अच्छा। वो लपका अपनी जगह से और एक दरख्त से उसने लंबी जस्त लगाई और दूसरे दरख्त पे छलांग मारी। फिर उस दूसरे दरख्त से लंबी जस्त लगाई, तीसरे दरख्त पे छलांग मारी, फिर तीसरे दरख्त से वापस छलांग लगाई और पहले दरख्त पे वापस। और बड़ी ना चुस्ती से वो छलांगे मारने और भागने दौड़ने लग गया इधर उधर। इसी दौरान में एक और जानवर आ गया, उसने भी अपना मसला बताया। तो उसने कहा हाँ ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और उसने अपनी छलांगे लगाना, भागना दौड़ना और तेज कर दिया। तो इस चक्कर में जानवर बहुत परेशान हुए और उन्होंने आके कहा कि बादशाह सलामत, आप क्या कर रहे हैं, ये मसला तो हल नहीं हो रहा। तो बादशाह सलामत बंदर ने कहा कि आप मसले को छोड़ो, हल को छोड़ो, तुम ये देखो मेरी आनियां जानियां कैसी जबरदस्त है। तो कहने का पॉइंट ये है कि कई दफा डेलीगेशन जो टास्क होती है, खास तौर पे हमारा जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है, उसके अंदर एक रवायती माहौल में काफी ज्यादा डेलीगेशन वो होती है जो सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए हो रही होती है, जिसको हम आमतौर पे फौजी टर्म्स में कहते हैं कि कीप द पीपल बिजी, कीप द सोल्जर्स बिजी, कि वो सुस्त ना पड़ जाए तो उनको काम में रखा जाए। तो इसलिए सबसे पहला फिल्टर जब आप लगाते हो, आप बिजनेस में पहला फिल्टर ये लगाते हैं कि क्या ये टास्क इंतहाई इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ किसी को बिजी रखने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए वो टास्क कर रहे हैं कि जी रिपोर्टें बन जाएं और चेक्स हो जाएं, फलानी चीज पूरी हो जाए, बट मे बी इट इज नॉट एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द बिजनेस एंड देयर इज समथिंग एल्स दैट कैन बी डन विद दैट। तो इस तरह आप फनल करके तो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या डेलीगेशन नेसेसरी है या नहीं। So we'll move on to the next part now. This is when you decide कि आपने जब एक दफ़ा फैसला कर लिया कि डेलीगेट करना है, तो फिर आप क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिनसे डेलीगेट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसको आप समझ लें एक चेकलिस्ट है, और अगेन आप इस चेकलिस्ट को अपने जो आपने भी टास्क सोची है जो आपने डेलीगेट करनी है, आप इस चेकलिस्ट को उस टास्क पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुमकिन है कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हों, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप डेलीगेट करने जा रहे हैं अपनी टास्क को, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द टास्क इन डिटेल, एज मच डिटेल एज यू कैन, टू द पर्सन यू आर डेलीगेटिंग। जिसको भी आपने अपनी टास्क डेलीगेट की है, उनको उसकी तफसील आसान, सिंपल और क्लियर अल्फाज में उस टास्क की तफसील बता। अक्सर औकात हम टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं और उसकी वजह से टास्क को आसान अल्फाज में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जार्गन और मोटे मोटे अल्फाज एक तरफ, लेकिन टास्क को बुनियादी सिंपल अल्फाज में डिस्क्राइब करना, ये सबसे पहली एक प्रीरेक्विजिट है। दूसरा ये कि उस टास्क को डिस्क्राइब, जिस शख्स को आप डेलीगेट कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करने के बाद उस शख्स से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि वो ये टास्क को डिलीवर कैसे करेगा और कब तक करेगा। ये दो एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द पर्सन, यानी इस टास्क में से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वो क्या करे और कब तक करे, ये दो चीजें स्पेसिफाई करनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि इस टास्क को करने के बाद जो इसकी फाइनल आउटपुट होगी, जो टास्क आपने डेलीगेट किया है, वो किस तरह की होगी, उसको जितना ज्यादा आप डिस्क्राइब कर सकें करना चाहिए। इसकी एक मिसाल इस तरह है कि मैं अपनी किसी टीम मेंबर को कहता हूँ कि यार ये जो मशीनरी है, इसकी सेफ्टी या क्यूसी, जाहिर है आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल या सेफ्टी की मुझे इस चीज की एक रिपोर्ट तफसीली बना के ला के दो, या मुझे एक एनालिसिस करके ला के दो। तो अब एनालिसिस जो है वो उस पर्सन को आपने डेलीगेट किया है, और उसका आउटपुट क्या होगा वो आउटपुट आपको डिस्क्राइब करना है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यार एनालिसिस करके मुझे ला के दो। तो अब एनालिसिस की तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एनालिसिस प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, एनालिसिस महज एक गुफ्तगू की फॉर्म में भी हो सकता है, अपनी राय देने की फॉर्म में हो सकता है, एनालिसिस जो है एक रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें से कौन सा आउटपुट आपको चाहिए? अगर वो आप तफसीली तौर पे नहीं बताएंगे तो ये मुमकिन है कि वो जो आपका टीम मेंबर जिसको आपने डेलीगेट किया वो 3 दिन बाद आए और कहे सर मैंने एनालिसिस कर लिया। आप हाँ बताओ एनालिसिस दो मुझे। तो कहे सर ये एनालिसिस, आप कहे कि यार रिपोर्ट कहाँ है? सर रिपोर्ट तो आपने कही नहीं थी, मैंने तो एनालिसिस कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ मेरा क्या जवाब है। तो इस बात को भी क्लियर करना कि इसकी फाइनल आउटपुट मुझे क्या शक्ल चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी उस शख्स पर डालने के बजाय वो
जो डेलीगेट कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्लियरली बताऊं कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। तो उस आउटपुट को आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया। फिर इस बात को इंश्योर करना कि जो टास्क आपने डेलीगेट की है, दूसरा शख्स उस टास्क को उसी तरह समझा है जैसे आप समझ रहे हैं उस टास्क को। तो इसके लिए फिर इंस्टेड ऑफ टेलिंग एंड डिस्क्राइबिंग, you ask that person's feedback on how he understood that task. Number 5, आप क्या रिसोर्सेज आपने उस शख्स को अवेलेबल किए हैं या वो यूज कर सकता है, इन रिसोर्सेज को क्लियर करना उस शख्स के साथ, उनके सामने रख देना अगर कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज आप ना बताएं और वो शख्स खुद फिगर आउट करे, तो ये भी आप क्लियरली बता दें। नंबर 6, कई दफा एक टास्क के साथ जो जिम्मेदारी दी जाती है, टास्क दी जाती है, उसके साथ कुछ रिक्विजिट अथॉरिटी भी जरूरी होती है। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोसीजर क्लियर करवाने हैं, कुछ SOPs पूरे होने हैं, इजाजतें लेनी हैं। तो एक शख्स अगर वो उस रिक्विजिट जिम्मेदारियों के बगैर आप वो टास्क दे देंगे, तो वो उसका नुकसान ये होगा कि वो वापस आपके पास ही आएगा कि सर मैंने वो रिपोर्ट के लिए उधर से बात की थी लेकिन वो मशीन ऑपरेटर इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा, तो इसका मतलब है इजाजत लेने की जरूरत थी। तो वो जो उस शख्स को रिक्विजिट अथॉरिटी चाहिए उस टास्क को पूरी करने के लिए, आप हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि वो रिक्विजिट अथॉरिटी जहां जहां चाहिए वहां आप वो अथॉरिटी उस शख्स को लेकर दें कि ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। तो यानी टास्क जो असाइन होती है उसकी 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी है अथॉरिटी। तो अगर आप जिम्मेदारी दे देते हैं विदाउट अथॉरिटी तो वो काम नहीं हो सकता, और अगर आप अथॉरिटी दे देते हैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके नतीजे में वो शख्स उस शख्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके नतीजे में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एक शख्स को आपने इख्तियार तो बहुत दे दिया है लेकिन उसको काम कोई नहीं दिया, तो वो बगैर किसी काम के इख्तियार लेके बैठा हो। और अगर आपने किसी शख्स को काम बहुत दे दिया है लेकिन इख्तियार नहीं दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों चीजों को इंश्योर करना जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लिख लीजिए, मगर एंड में हमें 2-3 मिनट मिले तो हम क्वेश्चंस को भी एड्रेस करें। अच्छा, और आखिरी चीज ये कि जब डेलीगेशन करने जा रहे हैं तो ये इंश्योर करना जरूरी है इन एन ऑर्गेनाइजेशन के देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म दैट इज इन लाइन विद दैट पर्सन्स KPIs। यानी उस टास्क को डेलीगेट करने के बाद महज पूछना जो है दैट्स नॉट द अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उस टास्क को पूरा करने के नतीजे में कोई इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म या अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जो उस शख्स की अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या उसकी परफॉर्मेंस के साथ इन लाइन है, ताकि जब वो काम वो मुकम्मल कर ले वो शख्स, तो उसके नतीजे में उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसकी जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर भी अच्छा असर पड़े, ताकि उसको ये पता हो कि इसका मेरी जॉब के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। तो वो अकाउंटेबिलिटी वैल्यूएशन मैकेनिज्म जो कि उसके KPIs के साथ इन लाइन हो, वो उसमें होना चाहिए। तो ये कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं एक टास्क को डेलीगेट करने। अच्छा, अब हम कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये लंबी स्लाइड है लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे शेयर करूंगा कि एक डेलीगेशन जब आपने कर ली, अब हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि डेलीगेशन की अहमियत क्यों है, क्या है। फिर हमने ये फैसला किया कि डेलीगेशन जो है वो कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। फिर हमने ये देखा कि अगर डेलीगेशन करनी चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए ताकि वो डेलीगेशन ठीक तरीके से हो जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर डेलीगेशन आपने उसके प्रीरेक्विजिट्स पूरे कर लिए और अब आप करने जा रहे हैं और करनी शुरू कर दी डेलीगेशन, तो किन चीजों को आप मद्देनजर रख सकते हैं इस डेलीगेशन के प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा स्मूथ और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने। तो एक चीज ये है कि जब आप लोगों को डेलीगेट करते हैं हम, तो इट इज गुड टू नो व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ द पर्सन यू आर डेलीगेटिंग। लोगों की मुख्तलिफ मोटिवेशंस होती हैं, तो इज दैट पर्सन मोटिवेटेड बाय रिजल्ट, is that person motivated by appreciation, is that person motivated by the freedom to do the task। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मोटिवेशंस होती हैं of doing something। तो अगर आपको जरा बेहतर अंदाजा हो कि जिस शख्स को आप टास्क दे रहे हैं ये किस चीज से मोटिवेटेड है, तो आप उसको टास्क इस तरीके से दे सकते हैं
कि वो उस टास्क को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जो फ्रीडम से मोटिवेटेड होते हैं, तो आप उनको ये बताते हैं कि यार अगर ये टास्क तुम ये टास्क कर लो, मुझे ये रिजल्ट चाहिए और तुम इसको जैसे करना चाहो कर लो। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप इफ़ यू कैन मैनेज दैट, तो आपको ये पता है कि वो शख्स फ्रीडम से काम करने उसको पसंद है, तो अगर आप उसको फ्रीडम दे देंगे तो काम अच्छा करके देगा। कुछ लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए होती है, तो आप उससे कहते हैं कि यार ये तुम करके लाओ, तो अगली जो हमारी मीटिंग होगी, टीम की मीटिंग या हमारी गेट टुगेदर होगी, आई विल स्पेशली मेंशन यू एंड यू विल बी एक्नॉलेज फॉर डूइंग दिस टास्क प्रॉपर्ली एंड डूइंग दिस वेल। तो उस शख्स के लिए वो एप्रिसिएशन मैटर करती है एंड दैट विल बी द राइट मोटिवेशन। So knowing what people are motivated by will help you delegate to people and get results. Finding the right person for the job, कई दफ़ा लोग मुख्तलिफ सलाहियतों के होते हैं। कुछ लोग थिंकिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग प्लानिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोग एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप अपनी टीम में जिनको डेलीगेट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से आगाह हैं, तो कई दफ़ा आपको हेल्प होती है ये जानने में कि मैं इसको ये टास्क दे रहा हूँ, तो क्या ये टास्क इसकी सलाहियतों के साथ बिल्कुल इन लाइन है या कहीं थोड़ा सा मिसमैच है। जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतनी चॉइसेस हों हर दफ़ा, लेकिन फिर भी ये जानने से आपको फ़ायदा होता है कि अच्छा ये उसके टास्क उसकी पर्सनैलिटी या उसकी स्ट्रेंथ्स के साथ बिल्कुल अलाइन है, ये काम वो शौक से करेगा। तो दिस गिव्स यू एन एज इन मैनेजिंग पीपल। फिर ये कि टास्क डेलीगेट करने के बाद लोगों की कोचिंग, उन लोगों को हेल्प करना कि वो अपनी टास्क जो डेलीगेट की गई है उसको कमिटेड तरीके से करें। इसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो टास्क दे दें और उसके ऊपर आप इवैल्यूएशन या अकाउंटेबिलिटी रख दें, बल्कि कई दफ़ा लोग जब आप टास्क देते हैं तो उनको बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, उनको मुश्किलात आती हैं, उनको मुसीबत आती है वगैरह। तो वहाँ एज अ कोच उनके लिए मौजूद होना और उनको हेल्प करना टू थिंक एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। ये वो प्रोसेस है जिससे लोग एम्पावर होते हैं। हमारे यहाँ जो रवायती तस्वुर है वो है कि अगर कोई टास्क आपने दिया है और वो नहीं कर सका तो आपने उसको डांटना है या उसके ऊपर सख्ती करनी है और उसको कहना है तुमने क्यों नहीं किया। ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब आप लोगों को डेवलप कर रहे होते हैं और खासतौर पर उन लोगों को जिनके अंदर आगे बढ़ने की और काम को अच्छे तरीके से करने की एक फितरी तौर पे एक लगन होती है, उन लोगों को डांट से ज्यादा जो चीज इफेक्टिवली मोटिवेट करती है वो ये कि आप उनको काम दें, सख्त टारगेट्स दें और फिर उसके बाद उनको हेल्प करें कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला आ रहा है इस काम को ना करने में। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारी डेडलाइन मिस हो गई है इस रिपोर्ट को फाइल करने की या मुझे भेजने की, तो मुझे बताओ क्या हुआ, मसला क्या हुआ, आओ उस मसले को हल करते हैं। तो उस मसले के नतीजे में मुमकिन है कि उसकी जाती जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज हो, वो घर की तरफ से परेशान हो, वो डिस्ट्रैक्टेड हो, कि आप उस मसले को हल करने के नतीजे में ना सिर्फ उसकी काम को वापस ऑन ट्रैक ले आए बल्कि उसको जाती जिंदगी में भी हेल्प कर सकें। सो दैट इज योर रोल एज अ कोच व्हेन यू आर अ मैनेजर और अ लीडर। आप जब डेलीगेट कर रहे हैं तो एक कोच का रोल आप प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि एक रवायती मैनेजर से बहुत ज्यादा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, अफसल रोल है। थर्ड थिंग, ऑब्वियसली द की थिंग, फॉलोइंग अप। हर शख्स के साथ फॉलो अप, इफेक्टिव फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेलीगेशन। ये बात तसव्वुर की जाती है कि डेलीगेशन का मतलब ये है कि डेलीगेट कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। डेलीगेट करने के बाद उसका फॉलो अप भी डेलीगेशन से उतना ही इंपॉर्टेंट है, और फॉलो अप उस टास्क के खत्म करने के बाद नहीं बल्कि उस टास्क के होने तक का जो आपने वक्त दिया है इस दौरान में भी फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। तो फॉलोइंग अप इज एक्सट्रीमली इसेंशियल। किसी ने सैयद बाबर अली से पूछा था, मैंने किसी से बात सुनी जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के फोरमोस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से हैं, लम्स के फाउंडर हैं। किसी ने उनसे पूछा कि मैनेजमेंट को 2 अल्फाज में डिफाइन करें, तो उन्होंने कहा फॉलो और अप, यानी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फॉलो। तो इसी से एसोसिएटेड एक चीज है कि फॉलो अप करने के लिए अपना जो डेलीगेशन का सिस्टम है उसको आप ऑर्गेनाइज कर लें, जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे डेलीगेशन को ऑर्गेनाइज करने का मतलब सिर्फ ये है कि किस किस को आपने काम दिया है, वो क्या क्या काम है और वो कब तक करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास एक ऑर्गेनाइज तरीके में हर वक्त मौजूद होगी, तो आपको कभी भी ये मसला नहीं पेश आएगा कि आपने किसी को डेलीगेट किया तो उससे आपने जवाब देना।
कई दफ़ा आप लोग एक एक दो दो लोगों को डेलीगेट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों को डेलीगेट कर रहे होते हैं एक वक्त में काम। तो जब तक एक सिस्टम ना हो तब तक हम फॉलो अप नहीं कर सकते। मैं अपनी जॉब में अब से 2 महीने पहले तक, अब तो हम ज़ाहिर है एक बहुत लिमिटेड उसमें जा रहे हैं मॉडल में इन व्यू ऑफ द सिचुएशन, लेकिन 2 माह पहले तक मैं 4 से 5 लोगों की टीम को डेलीगेट कर रहा, और उसमें मुख्तलिफ लोग थे। एक मार्केटिंग का बंदा था, एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल राइटिंग थिंकिंग की एक खातून थी, एक कोऑर्डिनेशन की लड़की थी, एक प्रपोजल राइटिंग की थी, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक पूरी प्रोडक्शन की। तो उसके कुछ सिस्टम्स हैं, मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आसान हैं, जो टूल्स आपसे शेयर कर देता हूँ ऑर्गेनाइज करने के। एक टूल है गूगल टास्क्स। आप लोगों में से कौन कौन फेमिलियर है विद गूगल टास्क्स और विद गूगल कीप? रेज थम्स अप और रेज योर हैंड्स प्लीज, अगर आप फेमिलियर हैं, और नहीं है तो थम्स डाउन कर दें। थम्स डाउन, ओके। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, ठीक है। एक सिंपल तरीन गूगल कीप एक सॉफ्टवेयर है, आप गूगल में जाएं, उसको सर्च करें, अपना अकाउंट बनाएं गूगल कीप। गूगल कीप को आप लॉन्च कर लें। गूगल कीप में आप मुख्तलिफ किस्म की टास्क बना सकते हैं और उन टास्क को आप लिस्ट को अपने सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है जिसमें मैंने टास्क बनाई है। अब इस टास्क में मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ कि ये टास्क मैंने एक नोट बना लेता हूँ कि ये मैंने किसको टास्क दिया। तो मेरी टीम में एक बंदा है वलीद, मैं कहता हूँ कि उसकी टास्क हैं जो मैंने यहाँ बनाई हैं। तो यहाँ मैं Hamza, can I please say something? आपकी या screen, प्लीज। if you're sharing your screen, we are unable to view it. ओके, यू कांट। अच्छा, हमें आपकी स्क्रीन नहीं, हमें आपकी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं नजर आ रही जो गूगल अच्छा अच्छा, टास्क आप कर रहे हैं। नहीं, आई लेट मी शेयर इट अगेन। ओके, अब आप देख सकते होंगे, राइट? जी ये मेरा बिल्कुल। एक डैशबोर्ड है, मैं क्विकली गुजार देता हूँ। ये वो डैशबोर्ड है जिसमें मैं अपनी टास्क लिख रहा हूँ। अब इसी को यूज करते हुए मैं उन लोगों के नामों के साथ एक लिस्ट बना देता हूँ जिनको मैंने टास्क देनी है। अब ये मेरी टीम में एक बंदा है वलीद, जिसको मैंने ये टास्क दे दी और ये टास्क मैंने उसके नाम के साथ यहाँ लगा दी। एक और बंदा मेरी टीम में है XYZ, जो फर्ज करें मार्केटिंग को देखता है, मैंने उसके नाम के साथ एक लिस्ट बना दी और मैंने उसमें टास्क लिख दी। अब मेरी टीम में 2 लोग हैं और इन दोनों लोगों की मैंने टास्क बना दिए, और किसी वक्त भी मैंने ये देखना हो कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी क्या टास्क हैं, तो यहाँ मेरे सामने आ जाएंगे। फिर दूसरी चीज आपने टास्क के साथ क्या होती है, अभी जो हमने डिस्कस की थी, आप में से कोई अगर रिकॉल करे, टास्क को असाइन करना और डिस्क्राइब करना, और उसके साथ दूसरी सबसे आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। एक तो वो टास्क है, और दूसरा उस टास्क के साथ क्या चीज है जो होनी जरूरी है उस टास्क को देते वक्त, उसकी डेडलाइन, राइट? तो उस डेडलाइन को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने गूगल की लिस्ट के अंदर रिमाइंडर लगा दिया और मैंने कहा कि जी नेक्स्ट वीक मंडे को 8 बजे मुझे रिमाइंडर मिल जाए कि इस बंदे को मैंने ये 3 काम कहे थे, ये 3 काम उसने किए या नहीं, फॉलो अप विद दैट। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी जो डेलीगेशन है उसको ऑटोमेट करना, उसको आसान बनाने के बहुत सारे जरिए हैं जिनमें आप एक सिस्टम बना सकते हैं डेलीगेट करने का। आपने लोगों को क्या काम दिए हैं, कब उनसे जवाब लेना है, और वो कौन कौन से काम। सबसे बुनियादी, अगर आप और कुछ भी ना करें, किसी सॉफ्टवेयर पे ना जाएं, तो बुनियादी सबसे चीज जो आप कर सकते हैं, सिंपलेस्ट, वो आपके सामने एक डायरी हो, जिस डायरी में आपके सामने 3 कॉलम्स हों
और उन कॉलम्स में पर्सन, टास्क, डेडलाइन, ये 3 कॉलम्स आपने बनाए हैं। और इन 3 कॉलम्स में आपने हर शख्स का हर काम बना के लिखा हुआ हो। ये शीट आप चाहे एक्सेल में बना लें, ये शीट चाहे आप रफ कागज पे अपने सामने बना लें या किसी डायरी पे बना लें। और मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर को ना यूज करें तो ये शीट भी बहुत काफी है। मैं मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड के सीईओ से मिला और उन्होंने मुझे अपनी डायरी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये देखो, मेरे जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, फंक्शनल हेड्स, उन सब के जिम्मे इस महीने में जो जो काम है वो उनके नाम के साथ मैंने उस लिस्ट में लिखे हुए। और जब भी मेरे पास कोई भी मेरा डेप्यूटी आता है मुझसे मीटिंग करने, तो उसको पता होता है कि मैं उससे उन कामों के बारे में जवाब मांगूंगा जो उसको असाइन हुए थे। तो लोग मेरे पास मीटिंग लेने से पहले 10 दफा सोचते हैं कि जो मेरे हिस्से के करने के काम थे मैंने किए या नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी डेलीगेशन कर रहे होंगे तो उनकी डेलीगेशन की टास्क जो आपने की हैं उनको ऑर्गेनाइज रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपकी अपनी टास्क जो आपने खुद करनी है उनको ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है। So with that we will move to the last part of this presentation. So this is the part where I would like you to score yourself and think on these questions and evaluate yourself. Are you a good delegator? तो first question, अपने बारे में आप ये सोचें कि क्या आप हर चीज हमेशा खुद करने की कोशिश करते हैं? क्या आप फ्रस्ट्रेट होते हैं जब लोग काम, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चंस पे आप अपने आप को स्कोर करके एक ओवरऑल अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए कि क्या आपको लगता है कि आप 1 से 10 के दरमियान अपने आप को अगर स्कोर दें, with 1 being the weakest and 10 being the strongest, तो आप अपने आप को कितना कहाँ प्लेस करेंगे एज ए डेलीगेटर, कितना इफेक्टिव डेलीगेटर हैं? उसको 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर अपने पास लिख लें, अपने आप को स्कोर करके, with 1 being weakest delegator, 10 being strongest delegator. और इसके बैकग्राउंड में वो तमाम चीजें आप ज़हन में रखिएगा जो हमने आज की प्रेजेंटेशन में कवर की हैं, वो तमाम चीजें ऑफ इफेक्टिवली डेलीगेटिंग, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, उनको ज़हन में रखें। तो I would request everyone to write in the chat what they have scored themselves. हमारे पास यहाँ चैट का है फंक्शन? नहीं है। ओके, तो हाथ के इशारे से बता दें आपने अपने आप को कितना स्कोर दिया है। We'll, okay, 7, 8, okay, 5, 6, okay, 6, और ये Huawei Y611 के नाम से, सॉरी आपका असल नाम नहीं आ रहा, और ओके 7 मुख्तलिफ स्कोर्स आ रहे हैं, गुड। ओके ठीक है, तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि इन चीजों के ऊपर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और अगर आपने 7, 8, 6 कोई भी स्कोर दिया है, 5 दिया है, तो वो 3 या 4 का जो डिफरेंस है वो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे काम करके आप 10 तक पहुंच सकते हैं। आज की प्रेजेंटेशन के तनाजुर में वो 2 एरियाज आप अपने पास लिख लें जिनको आप आज की प्रेजेंटेशन से सीख के अप्लाई करें तो आप 10 पे जा सकते हैं इन डेलीगेशन।
अच्छा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक साहब से, क्योंकि टाइम कम है, कोई भी एक साहब वॉलंटियर करें अपने जो उन्होंने एरिया लिखा है फॉर इम्प्रूवमेंट, जो 2 एरियाज लिखे हैं। Anyone who would like to share? I think Just they're raise still your hand. busy. I think they're still busy in writing down. अरफान ने कुछ Okay, नहीं किया। अरफान शायद हमें सपोर्ट करेंगे। तला अरफान को अनम्यूट कीजिएगा। जी अरफान, हमने आपको अनम्यूट किया, आप शेयर करेंगे? कैन यू हियर मी? अच्छा ओके, सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ। अरफान साहब नहीं कर सकते, अरफान साहब के अलावा, क्योंकि अरफान साहब पहले पार्ट कर चुके हैं, तो आई वुड लव इफ समवन एल्स कैन आल्सो जॉइन इन। अरफान साहब सॉरी, मैंने आपको कट करवा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई कर। एनीवन एल्स, और वुड यू लाइक मी टू कॉल यू डायरेक्टली? अच्छा, बाजवा साहब से पूछते हैं, इनके स्क्रीन पे 2 लोग हैं, आप में से कोई भी अगर बताना चाहे। अनम्यूट कर। बाजवा साहब वाली जो स्क्रीन है उसको अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी जी, हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, तो ओके, एग्जीक्यूशन में 2-3 सेकंड लग जाते हैं जब कमांड दी नो जाती वरीज। है। इट्स ऑनलाइन, सो अनम्यूट कर दिया है। ठीक है। बाजवा साहब, कैन यू हियर अस? उनकी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, देन कैन बी अनम्यूट तजम्मुल हुसैन। जी तजम्मुल, आपको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। आपकी ओके आवाज भी ग्रेट। हमें आ रही है, प्लीज शेयर कीजिएगा हमजा को। ठीक है सर, मैं शेयर करता हूँ। सर बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन की, डेलीगेशन ऑफ योर टास्क टू योर टीम। सो सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लाइक हम अपने डिफरेंट टास्क, डिफरेंट अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम डेलीगेट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर जूनियर्स, टुवर्ड आवर कोलीग्स। बट इन सम केसेस we have to elaborate, we have to give the final approvals, final decisions on emails which are very technical thoughts. So this point कि हम जो है ना वो अपना यानी कि जो टेक्निकल थॉट होगी ना, उसमें हम चाहेंगे कि वो उसमें जो प्रॉपर अपने डिजाइनर्स को, कस्टमर्स को जो हमने जो एक्चुअल जो थॉट और विद द टेक्निकल साइड से जो हमने देनी होगी, वो हम अपनी तरफ से जो है ना वो उसको जो है ना वो करें, शेयर करें, ताकि इसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो। और इसमें जो है ना, यस, तो ये आप डेलीगेशन में अपना जाती एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हैं? यस, ये मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ कि हम अपने उस टीम, यानी अपने टीम मेंबर को भी नॉलेज अच्छी तरह दें कि वो इक्विप्ड हो Exactly. डेलीगेट करते हो। एक्सीलेंट किया जा एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, क्योंकि टाइम कम है और ख़त्म ही हो चुका है, इसलिए मैं एक ही रिस्पांस लिया एंड सो वेरी स्पेसिफिक। तो इसी तरह आपने भी लिखे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उन एरियाज को ज़रूर अपने सामने रखें, इस प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें हैं उनको भी, और फिर डेलीगेट करने में जो एरियाज आपने इम्प्रूवमेंट के रखे हैं उनके ऊपर भी काम ज़रूर करें। और जो जो इसमें टूल्स दिए हैं, यू आर वेलकम टू यूज दोज टूल्स, एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल इफ यू नीड हेल्प इन यूजिंग दोज टूल्स। जैसे मैंने गूगल कीप बताया है, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी कुछ टूल्स हैं जो बहुत अच्छे और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते टास्क को असाइन करने में, रिमाइंडर सेट करने में और डेलीगेशन के लिए। तो इसी तरह गूगल कीप जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और आउटलुक में टास्क को असाइन करना, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो आई एम नॉट श्योर कि शायद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया कर रहे हैं। वन नोट इज द बेस्ट टूल, आई थिंक सो। वन नोट कर रहे हैं, तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त, वन नोट में भी है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी टास्क को असाइन करने का। आई कुड एक्चुअली डू अनदर हाफ एन आवर सेशन जस्ट टू शो यू कि टीम्स के अंदर किस तरह डेलीगेशन मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, बट ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट है। तो बेसिक आइडिया इज कि डेलीगेशन को ऑर्गेनाइज्ड रखा जाए। इन दी एंड
मैं अपना जो मेरा एक नुक्ता नज़र है डेलीगेशन के हवाले से और इंसानियत के हवाले से वो शेयर करके एंड करूँगा। माय ओपिनियन अबाउट इफेक्टिव डेलीगेशन एज अ टूल is delegation can help in improving people and in serving them। इसलिए क्योंकि इस वक्त हम एक ऑटोमेशन की दुनिया में हैं और ऑटोमेशन की दुनिया में लोग आहिस्ता चीजें उठाने, रखने, मशीन ऑपरेट करने, टाइपिंग करने, लेटर बनाने, इन क्लरिकल टास्क से निकल के लोग हायर ऑर्डर टास्क की तरफ जा रहे हैं, जिनमें सोचने का काम, प्लानिंग का काम, थिंकिंग का काम, क्रिएटिविटी का काम, मुख्तलिफ जाविये से सोचने का काम। तो इंटेलेक्चुअली लोग इवॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं दुनिया भर में, और उसकी बुनियादी जो वजह है, जिसे कहते हैं हम ज़रूरत इजाद की माँ है, वो वजह है कि ऑटोमेशन बहुत तेजी से हो रही है। तो इसके अंदर हमारी जो कंपनीज हैं उनके लिए थ्रेट भी है, क्योंकि जब ऑटोमेशन होती है तो बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डेलीगेशन को यूज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को डेलीगेट करके, सिखा के, उनको बुनियादी चीज़ों से हम अपने एम्प्लॉयज़ को हायर ऑर्डर चीज़ों की तरफ लाना शुरू करें और लोगों को हेल्प करें कि वो माइक्रो टास्क से निकल के ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ माइक्रो टास्क से निकल के तो इंटेलेक्चुअली आज़ाद होकर और ऊंची सोच रख के तो ज़्यादा हायर ऑर्डर टास्क करना शुरू करें, और वो टास्क जो ऑटोमेट हो सकती हैं उनको हम ऑटोमेट करके तो अपने लोगों के बारे में ये सोचें कि ये लोग जो इनकी टास्क ऑटोमेट हो सकती है, इन लोगों को मैं और क्या सिखा सकता हूँ जिनसे इनकी जॉब भी बचे और जिनसे ये बेहतर भी हो। इसकी एक मुख्तसर मिसाल दी कि मैंने की थी अपनी मास्टर्स प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें मैं सिंगापुर गया था और वहाँ के सबसे लीडिंग बैंक DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की मैंने केस स्टडी लिखी थी, और उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि आप लोग जो ऑटोमेशन कर रहे हैं इतनी तेजी से, यानी इतनी तेजी से कि हम सोच नहीं सकते, तो उसके नतीजे में जो आपके लोग फारिग हो रहे हैं, जिनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, जिनका काम किसी काम का नहीं रहा क्योंकि वो काम अब मशीनों ने शुरू कर दिया है, तो आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को उतनी ही तेजी से जो काम बात और करने वाले हैं, हायर काम करने वाले हैं, हम उनके लिए उनको स्किल कर रहे हैं, बहुत तेजी से स्किल कर रहे हैं, और उन्होंने एक पूरी फैसिलिटी बनाई है लोगों को अप स्किल करने की। इस वजह से सिंगापुर के अंदर ऑटोमेशन के नतीजे में कोई नौकरियां लोगों की नहीं गई, जबकि अभी पाकिस्तान में हमें ये देखना है कि ऑटोमेशन जब होगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी या नहीं जाएंगी, और ज्यादा एहतमाल ये है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो ये सब कुछ हमें एज मैनेजर सोचने की जरूरत है कि हम ऑटोमेशन के नतीजे में डेलीगेशन करके लोगों को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस तरह से कि हम लोगों का भला भी करें अपने एम्प्लॉयज का। इसके साथ ही मैं सेशन को ख़त्म करूँगा, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने का, और आई होप कि इसमें से सबको कुछ सीखने को मिला होगा जो आप अपने जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और in the end, I would specifically thank Ali Bhai for providing this opportunity for all of us, and for also asking me to take on this new topic. And inshallah, I hope to see you all in person at the premises. Allah kare jaise halat behtar ho, for an in-person training also. Hamza, thank you very much. Jazakallah khair for such wonderful insights. और जिस तरह से आपने सेशन को कंक्लूड किया है, आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू शेयर विद यू कि जो आपने अपस्किलिंग की बात की, आई हैव बीन टॉयिंग विद द आइडिया कि अगले सेशन में से एक सेशन मैं अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के ऊपर कराऊं, ताकि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि खास तौर पे वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अरसे से हैं, 10 साल 15 साल से हैं, तो उनको उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपस्किल करना और रीस्किल करना अपने आप को। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने कंक्लूड किया है, थैंक यू वेरी मच। और हमारे ये जो सेशन हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फ्रंट पे हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूंगा, और कुछ हमारे हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉर्पोरेट HR के, उनमें से एक वो होता है हिडन, मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं होता, हिडन होता है जो फ्रंट पे नहीं आता, सीक्रेट नहीं होता। वो होता है कि हमने लोगों को लर्निंग की तरफ लाना है, तभी हम ये छोटे छोटे सेशन करवा रहे हैं, हैबिट फॉर्म करनी है। लोग ट्रेनिंग को, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को रेजिस्ट करते हैं, इतना जल्दी एम्ब्रेस नहीं करते, और इन एक एक घंटे के सेशन का पर्पस यही है कि हम, हमारे बेबी स्टेप्स हैं, हम MTM को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाएं। और उसका नतीजा ये है कि जब मैंने
आई एम शेयरिंग विद माय ऑडियंस, क्योंकि आप लोग कुछ रिपीट ऑडियंस है, कुछ नई ऑडियंस है। जब मैंने पहला सेशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ 12 नॉमिनेशन थी, मेरा अपना सेशन था वो, एंड आई न्यू। लेकिन मुझे ऊपर से जो था कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनको मेरे जीएम रिपोर्ट भी करते हैं, मोहम्मद साहब हैं, अली काजमी साहब हैं, दे सेड कि नहीं, अगर 15 लोग भी आए तो यू गो अहेड, कोई बात नहीं। और आस्ता आस्ता फिर जब हमारे सेशन आते गए, हमारे पास नॉमिनेशन इंक्रीज हो रही हैं। तो दिस इज द पर्पस कि हम लोगों को लर्निंग की तरफ लेके आए और लोगों को बताएं कि अपस्किल और रीस्किल करना कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, खास तौर पे वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे होते हैं, 10, 15, 20 साल के लिए। Having said all that, I would again say हमजा, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया। किसी के सेशन की आप ट्रेनर हैं हमजा, आपको तो पता है, मैं खुद भी ट्रेनिंग्स करवाता रहा ओपन एनरोलमेंट भी, कि ट्रेनिंग के किसी भी ट्रेनिंग सेशन के एंड पे एक चीज जरूर होती है, और वो होती है ग्रुप फोटोग्राफ। तो अब वो हमारा इन पर्सन तो नहीं हम ले सकते, तो ये वर्चुअल ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम लेना चाहेंगे, ताकि आज हम फिर बाकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आई कैन सी आसिफ साहब मुझे नजर आ रहे हैं, मास्क पहना है। आसिफ साहब चंद सेकंड के लिए मास्क उतरेगा, हमारी ग्रुप फोटो हो जाए, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है सिर्फ चंद सेकंड के लिए हमारी ग्रुप फोटो हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं मेरे डिप्टी मैनेजर तलहा, मैं उनसे कहूंगा कि हमारी ये जो वर्चुअल ग्रुप फोटो है वो ले। 1 2 3 के बाद मैं चीज कहूंगा और उसके बाद तलहा जो है वो मुझे, आई कैन सी सरफराज सीनियर मैनेजर। सरफराज अगर आप भी सामने आ जाएं, बाकी लोग जिन्होंने अपनी वीडियो ऑफ की हुई है सामने आ जाएं, तो हम एक अच्छी सी वर्चुअल ग्रुप फोटो ले लें फॉर आवर record एंड टू बी एबल टू शेयर इट विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे आज की ये एक्टिविटी रही थी। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। तो तलहा, आर यू रेडी? काशिफ आप भी अपनी उसको ऑन कीजिएगा वीडियो को प्लीज, ताकि हम ग्रुप फोटो लें। सो तलहा, गेट रेडी। 1 2 3 से चीज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह है तलहा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ग्रुप फोटो हो गई। आप सबका बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स का। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे लर्निंग सेक्शन में आते जाइएगा। जज़ाकल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।